दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आर्ट गोस्ट डार वर्स पर। यहां हम लेकर आते एन जमीनी सच्चाई से जुड़ी ऐसी खौफनाक और रहस्यमयी कहानियां जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि कुछ सिखाकर भी जाती हैं। आज की कहानी है मौत का मोड़, बिहार हाईवे की सच्ची डरावनी रात। मेरा नाम हनुमान राम चौधरी है। मैं राजस्थान के बाड़मेर जिले का रहने वाला हूं और पिछले 18 सालों से ट्रक चला रहा हूं। देश के लगभग हर राज्य की सड़कों पर मैं जा चुका हूं, लेकिन जो मेरे साथ बिहार के एक सुनसान हाईवे पर हुआ, वो आज तक मेरी रूह को कंपा देता है। ये घटना साल 2019 की है। मुझे सीमेंट की खेप लेकर राजस्थान से बिहार के पूर्णिया जिले तक जाना था। रात के लगभग 1:30 थे। मैं पूर्णिया से करीब 40 किलोमीटर पहले एक पुराने सुनसान हाईवे से गुजर रहा था। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था। हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी। रेडियो अचानक बंद हो गया। मैंने सोचा नेटवर्क की समस्या होगी। तभी मुझे सड़क के किनारे एक औरत दिखाई दी, लाल साड़ी में, सिर झुकाए, बिल्कुल स्थिर खड़ी। मैंने ट्रक की स्पीड कम की। रात के उस समय किसी महिला का वहां खड़ा होना अजीब था। मैंने हॉर्न बजाया, लेकिन वो हिली तक नहीं। जैसे ही ट्रक उसके पास से गुजरा, मेरी नज़र साइड मिरर पर गई, और जो मैंने देखा उससे मेरे हाथ कांप गए। वो औरत ट्रक के पीछे नहीं थी। मैंने तुरंत ब्रेक मारा। पीछे देखा, खाली सड़क। लेकिन अगली ही पल वही औरत मेरे ट्रक के आगे खड़ी थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने गाड़ी रिवर्स में डालने की कोशिश की, पर ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। तभी दरवाजे पर जोर जोर से थपथपाने की आवाज आई। दरवाजा खोलो, मुझे साथ ले चलो। आवाज बहुत धीमी लेकिन साफ थी। मैंने हिम्मत करके खिड़की से झांका। बाहर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे पर खरोच के निशान पड़ चुके थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरचा हो। अचानक ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। मैंने बिना पीछे देखे पूरी रफ्तार से गाड़ी दौड़ा दी। करीब 10 किलोमीटर आगे एक ढाबा दिखा। वहां पहुंचकर मैंने गाड़ी रोकी और सबको अपनी आप बीती बताई। ढाबे वाले बुजुर्ग ने मेरी बात सुनकर गहरी सांस ली और कहा, बेटा, तुम जिस जगह से आए हो वहां 5 साल पहले एक महिला की सड़क हादसे में मौत हुई थी। कहते हैं वो आज भी लिफ्ट मांगती है। जो रुकता है वो कभी वापस नहीं आता। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सबसे डरावनी बात, अगले दिन जब मैं ट्रक धो रहा था, पीछे की मिट्टी पर साफ साफ लिखा था, मुझे छोड़कर क्यों गए। मैंने तुरंत भगवान का नाम लिया और उस दिन के बाद कभी भी उस रास्ते से नहीं गुजरा। आज भी जब मैं रात में हाईवे पर चलता हूं और दूर कोई लाल साड़ी दिखती है, तो मेरी सांसें थम जाती हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं, मौत तक भी ले जाते हैं। सच्चाई उससे भी ज्यादा खौफनाक थी। उस रात के बाद मैं सीधे राजस्थान लौट आया, लेकिन दिमाग से वो घटना निकल ही नहीं रही थी। हर बार आंख बंद करता तो वही लाल साड़ी, वही आवाज, मुझे साथ ले चलो। करीब 2 महीने बाद फिर मुझे उसी रूट पर जाना पड़ा। इस बार माल पटना तक पहुंचाना था। मैंने बहुत कोशिश की कि दूसरा रास्ता मिल जाए, लेकिन समय कम था। मजबूरी में फिर वही पुराना हाईवे पकड़ना पड़ा। रात के लगभग 12:45 पर मैं पूर्णिया से कुछ दूरी पर था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इस बार मैंने ट्रक में भगवान की फोटो के पास अगरबत्ती जलाई हुई थी। जैसे ही मैं उस जगह के करीब पहुंचा, अचानक ट्रक की हेडलाइट अपने आप डिम होने लगी। इंजन की आवाज भारी हो गई। मैंने एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन गाड़ी जैसे किसी अदृश्य बोझ से दब गई हो। और तभी सामने वही औरत। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। आंखें पूरी तरह सफेद, पैरों का कोई निशान नहीं, और वो जमीन से थोड़ा ऊपर तैर रही थी। मेरे शरीर से पसीना बहने लगा। मैंने इस बार गाड़ी नहीं रोकी। पूरी ताकत से स्टीयरिंग सीधा रखा और आंखें बंद करके बस आगे बढ़ता रहा। अचानक ट्रक के केबिन में ठंडी हवा भर गई। रेडियो अपने आप चालू हुआ और उसमें से महिला की रोने की आवाज आने लगी। फिर मेरे पीछे वाली सीट पर किसी के बैठने का एहसास हुआ। धीरे से आवाज आई, तुम लौट आए। मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। हिम्मत करके मैंने रियर मिरर में देखा। पीछे सीट खाली थी, लेकिन उसी पल मेरे कंधे पर किसी के बर्फ जैसे ठंडे हाथ का स्पर्श हुआ। मैं जोर से चिल्लाया और अचानक ट्रक फिर से सामान्य हो गया। हेडलाइट तेज, इंजन ठीक, सड़क खाली। मैं बिना रुके सीधे ढाबे तक पहुंचा। इस बार वहां एक नया आदमी बैठा था। मैंने पूरी घटना बताई। वो चुपचाप सुनता रहा और बोला, सिर्फ वही लोग उसे दिखते हैं जो पहली बार उसे देखकर भी जिंदा बच जाते हैं। वो उन्हें दोबारा बुलाती है। मैंने पूछा क्यों? वो बोला, क्योंकि हादसे वाली रात एक ट्रक ड्राइवर ने उसे टक्कर मारकर भाग गया था।
वो मरते समय मदद मांग रही थी। अब वो हर ट्रक को रोकती है, शायद किसी को पहचानने के लिए। मेरे पैरों से जैसे जान निकल गई, क्योंकि 5 साल पहले उसी रूट पर एक धुंधली भरी रात में मेरे ट्रक से भी किसी को हल्की टक्कर लगी थी। मैं रुका नहीं था। मैंने सोचा था कोई जानवर होगा। उस दिन के बाद से मुझे समझ आ गया वो मुझे क्यों बुला रही थी। आज भी मैं ट्रक चलाता हूं, लेकिन उस रास्ते पर कभी नहीं जाता। और अगर कभी कोई सुनसान हाईवे पर आपको लाल साड़ी वाली औरत लिफ्ट मांगती दिखे, तो याद रखना, कुछ आवाजें मदद नहीं, हिसाब मांगती हैं। उस दूसरी घटना के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मैं बाहर से ठीक था, लेकिन अंदर से टूट चुका था। हर रात एक ही सपना आता, वही सड़क, वही धुंध और ट्रक के नीचे दबा कोई साया। मैंने फैसला किया, अब सच्चाई से भागूंगा नहीं। करीब 1 हफ्ते बाद मैं फिर उसी हाईवे पर गया। इस बार अकेला नहीं, अपने ट्रक में नारियल, अगरबत्ती और गंगाजल लेकर। रात के ठीक 1:12 पर मैं उसी जगह पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा, हवा भी जैसे रुक गई हो। मैंने ट्रक साइड में रोका, इंजन बंद किया और बाहर उतर गया। अगर तुम मुझसे कुछ चाहती हो तो सामने आ जाओ, मैंने कांपती आवाज में कहा। अचानक सड़क पर ठंडी हवा का चक्रवात सा बना। धुंध गहरी हो गई और मेरे सामने वही औरत खड़ी थी। लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले जैसा डरावना नहीं था। आंखों में गुस्सा था, दर्द था। मेरे कानों में आवाज गूंजी, तुम रुके क्यों नहीं थे? मेरे घुटने कांपने लगे। मैं जमीन पर बैठ गया, हाथ जोड़कर बोला, मुझसे गलती हो गई। मुझे लगा जानवर था, मैं डर गया था। उसकी आंखों से जैसे खून के आंसू बहने लगे। अचानक मेरे दिमाग में उस रात की तस्वीर साफ हो गई। धुंध, सड़क के किनारे एक औरत और मेरा ट्रक हल्का सा हिलना। मैं सच में रुका नहीं था। मैंने वहीं सड़क पर दीपक जलाया और जोर से कहा, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, तुम्हारे परिवार को ढूंढकर मदद करूंगा, बस मुझे माफ कर दो। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गया। फिर वो औरत धीरे धीरे धुंध में घुलने लगी। जाते जाते उसकी आवाज आई, सच से भागो मत, वरना मैं फिर आऊंगी। अचानक मेरे ट्रक का हॉर्न अपने आप बज उठा। मैं घबराकर ट्रक में बैठा और तुरंत वहां से निकल गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन जब मैं घर पहुंचा तो मेरी मां ने दरवाजा खोला। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, बेटा, रात को कोई औरत आई थी, लाल साड़ी में, दरवाजे पर खड़ी थी, कह रही थी उसे सच बता देना। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने मां से पूछा, फिर? मां बोली, मैंने दरवाजा खोला तो कोई नहीं था, लेकिन आंगन में मिट्टी पर लिखा था, मैं अभी भी इंतजार कर रही हूं। अब मुझे समझ आ गया था, वो माफी नहीं चाहती थी, वो इंसाफ चाहती थी। और शायद ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उस रात मां की बात सुनकर मेरी नींद, चैन सब छिन गया था। मैंने तय कर लिया, अब ये मामला आधा अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। अगर सच में किसी औरत की मौत मेरे ट्रक से हुई थी, तो मुझे पूरी सच्चाई जाननी होगी। वापसी उस हाईवे की तरफ। 3 दिन बाद मैं फिर बिहार पहुंचा। इस बार ट्रक में माल नहीं था, मैं सिर्फ जवाब ढूंढने निकला था। सुबह का समय था जब मैं पूर्णिया के नजदीक उस पुराने ढाबे पर पहुंचा। वही जगह जहां पहली बार मैंने लाल साड़ी वाली औरत की कहानी सुनी थी। ढाबे वाला बुजुर्ग इस बार नहीं था। उसकी जगह एक दुबला पतला युवक बैठा था। मैंने पूछा, यहां पहले एक बूढ़े चाचा बैठते थे, वो कहां गए? लड़के ने मेरी तरफ अजीब नजरों से देखा। कौन चाचा? यहां तो पिछले 6 साल से मैं ही बैठ रहा हूं। मेरे सीने में सिहरन दौड़ गई। 6 साल? मैंने तो उसी बुजुर्ग से 2 महीने पहले बात की थी। पुलिस थाने की दहलीज। मैं सीधे पास के थाने पहुंचा। पुरानी इमारत थी, दीवारों पर पान के दाग, लकड़ी की मेजें, ऊपर घूमता पंखा। ड्यूटी ऑफिसर ने मेरा नाम पूछा। हनुमान राम चौधरी, राजस्थान से। मैंने पूरी कहानी बताई। 5 साल पुराना हादसा, धुंध वाली रात, हल्की टक्कर और अब लाल साड़ी वाली औरत का बार बार दिखना। अफसर पहले तो हंसा, फिर उसने रिकॉर्ड रूम से एक पुरानी फाइल मंगवाई। फाइल पर लिखा था, केस नंबर 47/2014, अज्ञात महिला सड़क दुर्घटना। मेरे हाथ कांपने लगे। अफसर बोला, 5 साल पहले इसी हाईवे पर एक औरत की लाश मिली थी, सिर पर चोट, शरीर घसीटने के निशान। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आसपास किसी वाहन के ब्रेक के निशान नहीं मिले। मैंने धीरे से पूछा, क्या ट्रक का शक था? अफसर ने मेरी आंखों में देखा। हां, लेकिन ड्राइवर कभी मिला नहीं। तस्वीर जिसने सब बदल दिया। उसने फाइल से एक धुंधली फोटो निकाली।
लाल साड़ी, खून से भीगा चेहरा, आंखें आधी खुली। मैं वही कुर्सी पर बैठ गया। वो वही थी, लेकिन फोटो के पीछे जो लिखा था उसने मेरी सांस रोक दी। नाम सरिता देवी, उम्र 28 वर्ष, पति राकेश यादव, ट्रक ड्राइवर। मेरे दिमाग में जैसे बिजली गिरी। ट्रक ड्राइवर? अफसर ने आगे बताया कि उसका पति भी ट्रक चलाता था। हादसे वाली रात वो भी इसी रूट पर था, लेकिन वो खुद 1 साल बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। गुमशुदगी का दूसरा केस। अफसर ने दूसरी फाइल खोली। केस नंबर 19/2015, राकेश यादव गुमशुदा। कहते हैं कि राकेश यादव अपनी पत्नी की मौत के बाद पागल जैसा हो गया था। वो हर ट्रक ड्राइवर को रोककर पूछता था, किसने टक्कर मारी, किसने भागकर उसकी पत्नी को मरने दिया। मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। क्या वो लाल साड़ी वाली औरत सरिता थी, या फिर एक और सच? मैंने अफसर से पूछा, राकेश यादव का क्या हुआ? अफसर ने गहरी सांस ली। उसका ट्रक उसी जगह खड़ा मिला था जहां उसकी पत्नी की मौत हुई थी। केबिन के अंदर खून के छींटे थे, लेकिन उसका शरीर कभी नहीं मिला। मेरे दिमाग में पिछली रात की आवाज गूंजी, सच से भागो मत, वरना मैं फिर आऊंगी। हाईवे पर लौटती धुंध। उस शाम मैं फिर उसी जगह गया। सूरज डूब रहा था। मैंने ट्रक वहीं रोका जहां फाइल में हादसे की लोकेशन लिखी थी। सड़क सुनसान थी। मैं ट्रक से उतरा, जेब से वही फोटो निकाली। सरिता, अगर मैंने गलती की है तो मैं खुद पुलिस के सामने कबूल करूंगा, मैंने जोर से कहा। अचानक हवा तेज चलने लगी, धुंध घिर आई और सड़क के बीचों बीच 2 साए खड़े थे। एक औरत लाल साड़ी में और उसके बगल में एक आदमी, हाथ में लोहे की रॉड। उस आदमी की आंखें जल रही थीं। मेरे कानों में आवाज आई, अब हिसाब पूरा होगा। मैं पीछे हटने लगा। अचानक मेरे ट्रक का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हेडलाइट्स अपने आप जल उठी। इंजन स्टार्ट, लेकिन मैं तो बाहर खड़ा था। ट्रक धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। मेरे पैरों ने जवाब दे दिया। क्या वही हादसा अब मेरे साथ दोहराया जाने वाला था? और तभी उस आदमी ने कहा, जिस तरह तुमने मेरी पत्नी को सड़क पर छोड़ा था, आज तुम्हें भी कोई नहीं बचाएगा। मैंने चीख कर कहा, मैंने जानबूझकर नहीं किया। लेकिन ट्रक रुक नहीं रहा था। लाल साड़ी वाली औरत की आंखों में आंसू थे, पर चेहरा सख्त। और उसी पल मेरे पीछे किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। एक ठंडी लेकिन मजबूत पकड़। आवाज आई, अभी नहीं। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो वही बुजुर्ग ढाबे वाला था जो कह रहा था कि वो 6 साल से मर चुका है। रहस्य और गहराया। अचानक ट्रक वहीं रुक गया। दोनों साए धुंध में गायब हो गए। बुजुर्ग ने मेरी तरफ देखा और बोला, बेटा, तू दोषी है, लेकिन पूरा सच नहीं जानता। मैंने कांपते हुए पूछा, पूरा सच क्या है? उसने कहा, हादसे वाली रात सरिता को टक्कर तुमने नहीं, किसी और ने मारी थी। तुम्हारा ट्रक तो बस उसके पास से गुजरा था। मेरी आंखें फैल गईं। फिर? बुजुर्ग बोला, राकेश यादव ने गुस्से में कसम खाई थी, जिस जिस ट्रक ने उस रात उस सड़क से गुजरकर उसकी पत्नी को मरने दिया, वो सब मरेंगे। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। मतलब ये सिर्फ एक आत्मा की कहानी नहीं थी, ये बदले की कहानी थी। बुजुर्ग ने जाते जाते कहा, अगर सच में मुक्ति चाहिए तो उस रात का असली कातिल ढूंढ। और धुंध में वो भी गायब हो गया। अब सवाल ये था कि अगर मैंने टक्कर नहीं मारी तो फिर किसने मारी? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर असली कातिल कोई और था तो मुझे ही सजा क्यों मिल रही थी? मैं ट्रक में बैठा, हाथ अब भी कांप रहे थे। इंजन स्टार्ट किया और सीधे वापस पूर्णिया की तरफ चल पड़ा। लेकिन इस बार मैं भाग नहीं रहा था, मैं सच ढूंढने जा रहा था। पुराने रिकॉर्ड, नया शक। अगली सुबह मैं फिर उसी थाने पहुंचा। इस बार मैंने अफसर से साफ कहा, मुझे उस रात गुजरने वाले सभी ट्रकों की जानकारी चाहिए। अफसर ने मुझे घूरा, इतनी पुरानी फाइल में ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन शायद मेरी हालत देखकर उसे दया आ गई। उसने रिकॉर्ड रूम से धूल भरी रजिस्टर किताबें मंगवाईं। करीब 2 घंटे तक हम पन्ने पलटते रहे और फिर एक एंट्री पर उसकी उंगली रुक गई। दिनांक 17 दिसंबर 2014, समय रात 12:47। वाहन ट्रक HR 38, मालिक महेंद्र ट्रांसपोर्ट हरियाणा, ड्राइवर सुरेंद्र पाल। मेरी सांस अटक गई। मैं उस रात लगभग 1:05 पर उस जगह से गुजरा था। मतलब वो ट्रक मुझसे पहले वहां था। अफसर बोला, इस सुरेंद्र पाल का नाम बाद में भी कई बार आया था। शराब पीकर गाड़ी चलाने के केस, झगड़े,
लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं। मैंने पूछा, वो अब कहाँ है? अफसर ने कहा, सुना है ट्रकिंग छोड़ दी, लेकिन 2 साल पहले तक वो कटिहार के पास दिखा था। कटिहार की तलाश। मैं उसी दिन कटिहार के लिए निकल पड़ा। दिल में डर भी था, लेकिन अब गुस्सा ज्यादा था। अगर किसी की गलती की सजा मुझे मिल रही थी, तो असली इंसान को सामने आना होगा। कटिहार पहुंचकर मैंने ट्रांसपोर्ट अड्डों पर पूछताछ शुरू की। कई लोगों ने नाम सुना था। एक बूढ़े मैकेनिक ने बताया, सुरेंद्र पाल। हाँ, वो 2 साल पहले तक यहीं था, लेकिन एक हादसे के बाद पागल जैसा हो गया था। कहता था कोई औरत उसे रात में बुलाती है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कौन सा हादसा? मैंने पूछा। मैकेनिक बोला, उसका ट्रक खुद ब खुद खाई में गिर गया था। वो बच गया, लेकिन तब से कहता था कि लाल साड़ी वाली औरत उसे दिखती है। वीरान घर। मैकेनिक ने एक पुराना पता दिया। कटिहार के बाहरी इलाके में रेलवे लाइन के पास एक टूटा फूटा मकान। मैं शाम ढलते ही वहां पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था। अंदर अंधेरा, बासी गंध, दीवारों पर नाखूनों के निशान जैसे खरोच। मैंने आवाज दी, सुरेंद्र पाल। अचानक अंदर से कराहने की आवाज आई। एक दुबला पतला आदमी कोने में बैठा था, बाल बिखरे हुए, आंखें डरी हुई। उसने मुझे देखते ही चिल्लाना शुरू कर दिया, वो आ गई है, तू भी उसे देख सकता है ना, लाल साड़ी वाली। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने उसका कंधा पकड़ा। तूने उस रात क्या किया था? वो कांपने लगा। मैंने जानबूझकर नहीं मारा। मेरे कानों में गूंजा, हिसाब पूरा होगा, सच्चाई का खुलासा। सुरेंद्र रोने लगा। उस रात में नशे में था, धुंध बहुत थी। अचानक सामने एक औरत आई। ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। वो गिर गई। मैं उतरा। वो जिंदा थी, मदद मांग रही थी। मैंने दांत भींच लिए। फिर मैं डर गया, सोचा अगर रुक गया तो जेल हो जाएगी। मैंने उसे सड़क किनारे खींच दिया और भाग गया। मेरे आंखों के सामने सब घूम गया। मतलब वो जिंदा थी, और अगर मैं रुकता तो शायद बच सकती थी। सुरेंद्र जमीन पर गिरकर चिल्लाने लगा, लेकिन वो मुझे छोड़ती नहीं। हर रात आती है, कहती है भागोगे कहाँ? अचानक कमरे में ठंडी हवा भर गई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़की के शीशे हिलने लगे, और मेरे पीछे वही जानी पहचानी खुशबू, गीली मिट्टी और खून की। आखिरी सामना। हम दोनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे के पास वही लाल साड़ी। इस बार उसके साथ वो आदमी भी था, राकेश यादव। उसकी आंखों में आग थी। आवाज गूंजी, सच सामने आ गया। सुरेंद्र घुटनों पर गिर गया। माफ कर दो, मैंने गलती की। सरिता की आंखों से खून के आंसू बहने लगे। जब मैं जिंदा थी तब क्यों नहीं रुके? अचानक कमरे की दीवारें कांपने लगीं। राकेश ने मेरी तरफ देखा। तू दोषी नहीं था, लेकिन तू भी रुका नहीं। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। मैंने हाथ जोड़ दिए। मैं अब सच बताने आया हूं, पुलिस को सब कबूल करवाऊंगा। अचानक सरिता का चेहरा शांत हो गया। उसने सुरेंद्र की तरफ देखा, और अगले ही पल सुरेंद्र जोर से चीखा। उसके शरीर पर अदृश्य नाखूनों के निशान उभर आए। कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद सब शांत। मैंने आंखें खोली। सुरेंद्र जमीन पर पड़ा था, बेहोश लेकिन जिंदा। लाल साड़ी और राकेश गायब। पुलिस और कबूलनामा। अगली सुबह मैं सुरेंद्र को लेकर पुलिस थाने पहुंचा। उसने सब कबूल कर लिया। पुराना केस फिर से खुला। सरिता देवी को आखिरकार न्याय मिला। लेकिन क्या सब खत्म हुआ? उस रात मैं वापस उसी हाईवे से गुजरा। धुंध नहीं थी, सड़क साफ थी। मैंने ट्रक रोका, सड़क किनारे दीपक जलाया। मुक्ति के बाद भी जो बाकी रह गया। सुरेंद्र पाल के कबूलनामे के बाद केस दोबारा खुला। सरिता देवी को न्याय मिला। राकेश यादव की गुमशुदगी को भी उसी केस से जोड़ा गया। पुलिस ने आधिकारिक बयान दिया, दुर्घटना नशे में ड्राइविंग की वजह से हुई थी। आरोपी ने लापरवाही में घायल महिला को सड़क किनारे छोड़ दिया। कानून ने अपना काम कर दिया। लेकिन क्या आत्माएं भी कानून से शांत हो जाती हैं? एक अजीब सन्नाटा। करीब 1 महीना बीत गया। मैं फिर सामान्य रूट पर ट्रक चलाने लगा। अब मैं हर हादसे की जगह पर गाड़ी धीमी करता, ध्यान से देखता और मन ही मन प्रार्थना करता। लेकिन एक बात अजीब थी। मुझे अब लाल साड़ी वाली औरत नहीं दिखती थी। न कोई आवाज, न ठंडी हवा। सब कुछ सामान्य था। और शायद यही बात सबसे ज्यादा डरावनी थी। पहली दरार। एक रात मैं राजस्थान लौट रहा था। हाईवे सुनसान था। मैंने रेडियो ऑन किया।
पुराना राजस्थानी गाना चल रहा था। अचानक गाना बीच में रुक गया। रेडियो से वही धीमी फुसफुसाहट आई, रुको। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए, लेकिन इस बार आवाज सरिता की नहीं थी। ये आवाज भारी थी, पुरुष की। मैंने तुरंत ट्रक रोका, बाहर निकला। सड़क खाली थी, लेकिन सड़क किनारे एक नया निशान बना था, जैसे किसी भारी चीज को घसीटा गया हो। मेरा दिल बैठ गया। सरिता को न्याय मिल गया था। फिर ये कौन? पुराने ढाबे की वापसी। मैंने फैसला किया कि फिर से उस पुराने ढाबे पर जाऊं, वही जगह जहां पहली बार मुझे उस हाईवे की कहानी पता चली थी। इस बार ढाबा बंद था, दरवाजे पर ताला और ऊपर धूल जमी हुई। पास के एक आदमी से पूछा, ये ढाबा कब से बंद है? वो बोला, भैया ये तो कई साल पहले बंद हो गया था। मालिक की मौत हो गई थी सड़क हादसे में। मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। मालिक की मौत सड़क हादसे में? क्या वो वही बुजुर्ग था जिसने मुझे बचाया था? अगर वो सालों पहले मर चुका था, तो फिर मुझसे बात कौन कर रहा था? राकेश यादव का सच। मैंने पुलिस रिकॉर्ड दोबारा खंगाला। राकेश यादव की गुमशुदगी वाली फाइल में एक नई जानकारी मिली। उसकी आखिरी लोकेशन, वही ढाबा। मतलब हादसे के बाद वो अक्सर वहीं बैठता था, और जिस दिन वो गायब हुआ, लोगों ने उसे आखिरी बार उसी ढाबे के पास देखा था। अब तस्वीर साफ हो रही थी। सरिता की आत्मा अकेली नहीं थी, राकेश भी भटक रहा था। लेकिन सवाल ये था, क्या उसे शांति मिली या उसने खुद को उसी सड़क से बांध लिया? सबसे डरावनी रात। करीब 15 दिन बाद फिर वही रूट पड़ा। इस बार अमावस्या थी। आसमान में चांद नहीं था। सड़क पर एक अजीब सन्नाटा था, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। मैंने जैसे ही उस जगह के पास ट्रक धीमा किया, अचानक सड़क पर एक ट्रक खड़ा दिखाई दिया। पुराना मॉडल, लाइट्स बंद, नंबर प्लेट टूटी हुई। मैंने साइड में ट्रक रोका। जैसे ही नीचे उतरा, मेरे कानों में वही भारी आवाज गूंजी, अब तू भी यहीं रुकेगा। मैंने देखा, उस खड़े ट्रक के केबिन में कोई बैठा था। धीरे धीरे दरवाजा खुला। एक आदमी उतरा, चेहरा धुंध में ढका हुआ। लेकिन जब वो करीब आया, मैं जड़ हो गया। वो राकेश यादव था। आंखें काली, चेहरे पर गुस्सा। उसने कहा, मेरी पत्नी को इंसाफ मिल गया, लेकिन मुझे नहीं। मैं कांपते हुए बोला, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? उसकी आवाज भारी हो गई। मैंने कसम खाई थी हर ट्रक ड्राइवर को रोकूंगा, लेकिन एक रात किसी ने मुझे ही कुचल दिया। मेरी सांस रुक गई। कौन? वो बोला, वही जिसने सरिता को मारा, सुरेंद्र पाल। वो मुझे पहचान गया था और उसने मुझे भी खत्म कर दिया। मेरे दिमाग में सब घूम गया। मतलब 2 हत्याएं, एक सरिता की, एक राकेश की, और दोनों हादसों का गवाह वही हाईवे। आत्माओं का फैसला। अचानक धुंध में फिर वही लाल साड़ी दिखाई दी। सरिता। इस बार उसका चेहरा शांत था। उसने राकेश की तरफ देखा। अब छोड़ दो, उसकी आवाज गूंजी। राकेश की आंखों में आंसू आ गए। मुझे भी मुक्ति चाहिए। मैंने हाथ जोड़ लिए। मैं दोनों के लिए प्रार्थना करूंगा। यहां मंदिर बनवाऊंगा, ताकि कोई और आत्मा भटके नहीं। कुछ सेकंड के लिए पूरा हाईवे जैसे थम गया। फिर हवा चली, धुंध छटने लगी। दोनों साए धीरे धीरे हल्के होते गए, और फिर गायब। लेकिन आखिरी झटका। मैंने राहत की सांस ली। ट्रक में बैठा, इंजन स्टार्ट किया। जैसे ही रियर व्यू मिरर में देखा, पीछे वाली सीट पर कोई बैठा था। इस बार न लाल साड़ी, न राकेश, एक छोटा बच्चा, खून से सना हुआ। और उसने धीरे से कहा, मेरी बारी कब आएगी? मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। ब्रेक अपने आप फेल हो गए। स्पीडोमीटर बढ़ने लगा। सामने अंधेरा और घना होता जा रहा था, और रियर व्यू मिरर में वही बच्चा, करीब 8-9 साल का, चेहरा खून से सना, आंखें खाली, लेकिन उनमें एक अजीब सा सवाल, मेरी बारी कब आएगी? मेरे कानों में उसकी आवाज गूंज रही थी। मैंने पूरी ताकत से हैंड ब्रेक खींचा।
ट्रक सड़क के किनारे मिट्टी में घुस गया। पहिए चीखते हुए रुके। इंजन बंद। सन्नाटा। मेरी सांसें तेज चल रही थीं। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। सीट खाली, लेकिन सीट पर छोटे छोटे गीले पैरों के निशान थे। कौन था वो? मैंने उसी रात ट्रक सड़क किनारे खड़ा किया और सुबह होने का इंतजार किया। सुबह 5 बजे आसमान हल्का नीला हुआ। मैं उतरा। जहां ट्रक रुका था वहां सड़क के किनारे एक छोटा सा टूटा हुआ स्कूल बैग पड़ा था, धूल में दबा हुआ, जैसे सालों से वहीं पड़ा हो। मैंने उसे उठाया। अंदर एक पुरानी कॉपी थी। पहले पन्ने पर नाम लिखा था, अंकित कुमार। नीचे क्लास 3rd। मेरे हाथ कांप गए। क्या ये उसी बच्चे का था? पास का गांव। मैंने आसपास के गांव में पूछताछ की। करीब 3 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था। मैं वहां पहुंचा। एक बुजुर्ग से पूछा, यहां कभी कोई बच्चा सड़क हादसे में? वो अचानक चुप हो गया। फिर बोला, हां, 7 साल पहले एक ट्रक ने स्कूल से लौटते वक्त एक बच्चे को कुचल दिया था। ड्राइवर भाग गया। मेरे सीने में दर्द उठा। नाम? अंकित कुमार। मेरी सांस रुक गई। गवाह जिसने सच छुपाया। बुजुर्ग ने बताया, उस दिन एक आदमी ने हादसा देखा था, लेकिन उसने गवाही नहीं दी। कहता था अगर पुलिस में गया तो झंझट होगा। कौन था वो? मैंने पूछा। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, ढाबे वाला राम बाबू। मैं सन्न रह गया। वही ढाबे वाला बुजुर्ग जिसने मुझे कई बार बचाया था। मतलब वो सिर्फ गवाह नहीं था, वो चुप रहने वाला गवाह था। हादसे की असली तस्वीर। मैंने गांव के स्कूल में जाकर पुराने रिकॉर्ड देखे। एक टीचर ने बताया, अंकित बहुत होशियार था, लेकिन हादसे के बाद केस दब गया। ड्राइवर कभी नहीं मिला। मैंने पूछा, नंबर प्लेट? टीचर बोली, किसी ने नोट की थी, लेकिन गवाह मुकर गया। मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। अगर राम बाबू ने नंबर देखा था और चुप रहा, तो क्या वो खुद को दोषी मानता था? क्या इसी वजह से उसकी आत्मा भी उस सड़क से बंधी थी? फिर वही रात। मैंने फैसला किया कि आज रात फिर उसी जगह जाऊंगा। रात 1 बजे। वही मोड़, वही सन्नाटा। मैंने ट्रक रोका। सड़क पर खड़ा होकर जोर से कहा, अंकित, अगर तुम हो तो सामने आओ। मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। कुछ सेकंड कुछ नहीं हुआ। फिर हवा ठंडी हुई, धुंध घेर आई, और मेरे सामने वही बच्चा खड़ा था। इस बार वो रो नहीं रहा था, बस मुझे देख रहा था। तुमने मुझे नहीं मारा, उसने धीरे से कहा। मैं कांप गया। तो फिर कौन? उसने सड़क के दूसरे छोर की तरफ इशारा किया। धुंध में एक और ट्रक उभरा। पुराना मॉडल, लाइट्स बंद, नंबर प्लेट टूटी हुई, और उसके सामने खड़ा था राम बाबू, ढाबे वाला। असली अपराध। राम बाबू की आवाज गूंजी, मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन मैं रोक सकता था। अचानक दृश्य बदल गया, जैसे मैं उस हादसे वाली रात में पहुंच गया हूं। धुंध। अंकित सड़क पार कर रहा है। एक ट्रक तेज रफ्तार से आता है। टक्कर। ड्राइवर भाग जाता है। राम बाबू सब देखता है, लेकिन डर के मारे चुप रहता है। पुलिस आती है। वो कहता है, मैंने कुछ नहीं देखा। अंकित की मां रोती रहती है। केस बंद। आत्माओं का बोझ। राम बाबू रोने लगा। मेरी चुप्पी ने उसे न्याय नहीं मिलने दिया, इसीलिए मैं भी उस सड़क से बंध गया। अंकित ने मेरी तरफ देखा। अब कौन बोलेगा? मैंने गहरी सांस ली। मैं। सच्चाई की खोज। अगले दिन मैं गांव गया। पुराने रिकॉर्ड खंगाले। आखिरकार एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें एक अधूरा नंबर लिखा था, BR11 7 डैश, बाकी मिटा हुआ। मैंने थाने में पुराने ट्रकों की लिस्ट निकलवाई। करीब 3 दिन लगे। आखिर एक नाम मिला, विनोद मिश्रा। अब सवाल ये था, वो कहाँ है? आखिरी सामना। मैंने पता लगाया विनोद अब भी ट्रक चलाता है, और संयोग देखो, उसी हाईवे पर। मैंने उसे अगर आपको ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां पसंद आती